Hello everyone, welcome to Life Science Notespedia. I hope you all are doing extremely well. So, today we will learn about primer designing. What are the considerations we should consider during designing primer, and what are the factors that affect the specificity of the primer. बेसिकली इस वीडियो में आज हम बात करेंगे प्राइमर डिज़ाइनिंग की। मींस पीसीआर में जो प्राइमर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, उसको बनाते समय क्या क्या कंसीडर हमें करना चाहिए, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसको हम अगर कंसीडर करेंगे तो प्राइमर हमारा एकदम स्पेसिफिक बनेगा जैसा हम चाहते हैं। सो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो प्राइमर डिज़ाइनिंग, द प्राइमर्स आर द की टू द सक्सेस और फेलियर ऑफ अ पीसीआर एक्सपेरिमेंट। बेसिकली प्राइमर ही मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है पीसीआर एक्सपेरिमेंट में कि वो एक्सपेरिमेंट आपका सक्सेसफुल होगा या फिर फेल हो जाएगा। इफ़ द प्राइमर्स आर डिज़ाइन करेक्टली, अगर प्राइमर सही से अगर करेक्टली उन्हें डिज़ाइन किया जाएगा, द एक्सपेरिमेंट रिजल्ट्स इन द एम्प्लीफिकेशन ऑफ अ सिंगल डीएनए फ्रैगमेंट। तो जो अगर सिंगल डीएनए फ्रैगमेंट से भी अगर हम एम्पलीफाई कर रहे हैं तो एम्प्लीफिकेशन हमारा सक्सेसफुल रहेगा और उससे मल्टीपल कॉपीज़ का फॉर्मेशन हो जाएगा करस्पॉन्डिंग टू द टारगेट रीजन। अगर टेम्पलेट मॉलिक्यूल के टारगेट रीजन जिसे हमें एम्पलीफाई करना है। इफ़ द प्राइमर्स आर इनकरेक्टली डिज़ाइन, अगर जो हमारे प्राइमर होंगे अगर वो करेक्टली डिज़ाइन नहीं होंगे, अगर वो गलत तरीके से डिज़ाइन किए गए होंगे, देन द एक्सपेरिमेंट विल फेल। तो एक्सपेरिमेंट हमारा फेल हो जाएगा, पॉसिबली बिकॉज नो एम्प्लीफिकेशन अकर्स। ऐसा इसलिए हो सकता है कि या तो उनमें एम्प्लीफिकेशन कोई हुआ ही ना हो, कोई एम्प्लीफिकेशन स्टेप ही आगे उसकी पीसीआर साइकिल रन ही नहीं की हो, और पॉसिबली बिकॉज द रॉन्ग फ्रैगमेंट। और या ये हो सकता है या तो उसने रॉन्ग फ्रैगमेंट को एम्पलीफाई कर दिया, फिर रॉन्ग प्रोडक्शन कर दिया किसी रॉन्ग फ्रैगमेंट का, और मोर देन वन फ्रैगमेंट इज़ एम्पलीफाइड। और ऐसा इसलिए भी हो सकता है कि एक से ज़्यादा फ्रैगमेंट का एम्पलीफिकेशन कर दे, जो हमारे स्पेसिफिक है वो ना करके किसी अलग ही फ्रैगमेंट को वो एम्पलीफाई कर दे। द इम्पॉर्टेंट कंसिड्रेशन ड्यूरिंग डिज़ाइनिंग ऑफ प्राइमर आर एज फॉलोज। ये नीचे हम भी बात करेंगे जो कौन कौन सी ऐसे फैक्टर्स हैं जिन्हें हमें कंसीडर करना चाहिए प्राइमर को डिज़ाइन करते टाइम, विच आर अ की टू स्पेसिफिक एम्पलीफिकेशन विद हाई यील्ड। जो अगर हम ऐसे सारे फैक्टर्स को अगर हम कंसीडर करेंगे तो हमारा जो भी एम्पलीफिकेशन प्रोडक्ट होगा उसकी यील्ड बहुत हाई होगी, मीन्स उसका प्रोडक्शन हाई होगा। सो जो पहला फैक्टर है बहुत ही ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्राइमर डिज़ाइनिंग में, वो क्या है? प्राइमर लेंथ। जनरली द ऑप्टिमल लेंथ ऑफ पीसीआर प्राइमर इज़ 18 to 30 न्यूक्लियोटाइड्स। जनरली जो ऑप्टिमल लेंथ होती है किसी भी पीसीआर प्राइमर की वो 18 से 30 न्यूक्लियोटाइड की होती है, यानी कि 18 to 30 मर। दिस लेंथ इज़ सफिशिएंट फॉर एडिक्वेट स्पेसिटी। ये जो लेंथ होती है ये इनफ होती है, सफिशिएंट होती है कि वो जो हमारा प्रोडक्ट है वो परफेक्ट स्पेसिटी को वो शो करे। एंड शॉर्ट इनफ फॉर प्राइमर टू बाइंड सिंपली टू द टेम्पलेट एट द एनीलिंग टेम्परेचर। और जब हम एनीलिंग वाला जो स्टेप होता है, अगर हम उसमें जब उसको एनीलिंग टेम्परेचर जब उसको प्रोवाइड करेंगे जो कि 50 to 60 डिग्री सेल्सियस होता है, तो उतना बड़ा होता है प्राइमर, शॉर्ट इनफ होता है कि वो जाकर के टेम्पलेट डीएनए से बाइंड कर ले। शॉर्टर प्राइमर्स could lead to amplification of non-specific PCR products। अगर ये 18 से 30 से अगर और छोटा प्राइमर हो जाएगा तो उससे क्या होगा कि हमारे वो जाकर के बाइंड कर लेगा नॉन स्पेसिफिक पीसीआर प्रोडक्ट्स से। मतलब मीन्स वो नॉन स्पेसिफिक पीसीआर प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन कर सकता है, उसको एम्पलीफाई कर सकता है। इफ़ द प्राइमर्स आर टू शॉर्ट, अगर बहुत ज़्यादा शॉर्ट होंगे, दे माइट हाइब्रिडाइज टू नॉन टारगेट साइट्स। वो हो सकता है कि वो नॉन टारगेट साइट्स पर जो हमारे स्पेसिफिक साइट ही नहीं है, उसकी कॉम्प्लीमेंट्री ही नहीं है, फिर भी वो जाकर के वहाँ बाइंड कर ले एंड गिव अनडिजायर्ड एम्पलीफिकेशन प्रोडक्ट्स। और जो हमारा अनवांटेड एम्पलीफिकेशन प्रोडक्ट है उसको वो प्रोड्यूस करे। सिमिलरली लॉन्ग प्राइमर इन्फ्लुएंसेस द रेट एट विच इट हाइब्रिडाइजेज टू द टेम्पलेट डीएनए। और इसी तरह से अगर हमारी जो प्राइमर होगी उसकी लेंथ अगर बहुत ज़्यादा होगी तो वो रेट को भी वो अफेक्ट करता है, एट विच इट हाइब्रिडाइजेज टू द टेम्पलेट डीएनए, जिस पर वो उसको बाइंड करना होता है टेम्पलेट डीएनए से। सो जो हमारा जो नेक्स्ट फैक्टर है जिसे हमें कंसिडर करना चाहिए वो है मेल्टिंग टेम्परेचर। Melting temperature of a DNA molecule is defined as the temperature at which one half of the duplex DNA will dissociate to become single stranded and indicates the duplex stability। Basically melting temperature DNA का एक ऐसा टेम्परेचर है जहाँ पर आधा डबल स्टैंडर्ड DNA डिसोसिएट हो जाए सिंगल स्टैंडर्ड में, एंड इंडिकेट्स द डुप्लेक्स स्टेबिलिटी। और ये क्या करता है? डुप्लेक्स स्टेबिलिटी को इंडिकेट करता है। द स्पेसिसिटी ऑफ पीसीआर डिपेंड्स स्ट्रांगली ऑन द मेल्टिंग टेम्परेचर ऑफ द प्राइमर। जो पीसीआर की जो स्पेसिसिटी होती है वो बहुत ही ज़्यादा डिपेंड करती है मेल्टिंग टेम्परेचर पर, पीसीआर के प्राइमर्स के मेल्टिंग टेम्परेचर पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। बोथ प्राइमर्स इन अ पीसीआर रिएक्शन शुड हैव सिमिलर रेंज ऑफ टीएम। जो दोनों ही प्राइमर होते हैं पीसीआर में जिसे हम यूज़ करते हैं, फॉरवर्ड और रिवर्स प्राइमर,
दोनों का ही जो मेल्टिंग टेम्परेचर हो वो ऑलमोस्ट सिमिलर होना चाहिए टू इंश्योर दैट दीज विल हैव सम सेम हाइब्रिडाइजेशन काइनेटिक्स ड्यूरिंग द एनीलिंग टेम्परेचर एनीलिंग स्टेप, जिससे ये अगर उनका टेम्परेचर सेम रहता है तो वो उससे ये इंश्योरिटी हो जाती है कि जो हमारा एनीलिंग स्टेप होगा उस पर जो हाइब्रिडाइजेशन काइनेटिक्स होगी वो दोनों की ऑलमोस्ट सेम होगी। For the maximum amplification, both the primers should have closely matched melting temperature। जो दोनों मतलब अगर आपको बहुत ज़्यादा मैक्सिमम एम्पलीफिकेशन चाहिए तो दोनों ही प्राइमर जो हमारे यानी कि जो भी फॉरवर्ड और रिवर्स प्राइमर होंगे शुड हैव क्लोजली मैच्ड मेल्टिंग टेम्परेचर, उनका मेल्टिंग टेम्परेचर मैच होना चाहिए, जैसे कि मैंने अभी इससे पहले भी बताया। अ डिफरेंस ऑफ 5 डिग्री सेल्सियस और मोर देन रिड्यूस और मोर कैन रिड्यूस द एफिशिएंसी। अगर 5 डिग्री सेल्सियस से अगर ज़्यादा उनमें डिफरेंस हो जाएगा फॉरवर्ड और रिवर्स प्राइमर के टेम्परेचर में, मेल्टिंग टेम्परेचर में, तो इससे जो हमारा पीसीआर की जो इफिशियंसी है वो इसको बहुत ज़्यादा कम कर सकता है अगर बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा इन दोनों में। तो द टीएम वैल्यू फॉर 2 प्राइमर्स यूज्ड टुगेदर शुड नॉट डिफर बाय 5 डिग्री सेल्सियस। जो टीएम वैल्यू है उन दोनों में 5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा डिफर नहीं होनी चाहिए। एंड टीएम ऑफ द एम्पलीफिकेशन प्रोडक्ट शुड नॉट डिफर फ्रॉम दोज ऑफ द प्राइमर बाय 10 डिग्री सेल्सियस। और जो एम्पलीफिकेशन प्रोडक्ट जो हमारा जो प्रोडक्शन नए जो डीएनएज होंगे उनका जो प्रोडक्शन होगा उनमें जो मेल्टिंग टेम्परेचर उनका होगा और प्राइमर का वो 10 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा उसमें डिफरेंस नहीं होना चाहिए। मीन्स जो हमारा जो भी प्रोडक्शन होगा नए जो हमारे डीएनए बन रहे हैं जो जिन्हें हम एम्पलीफिकेशन प्रोडक्ट कह सकते हैं उनका और ऐसे प्राइमर जिसको हमने यूज़ किया है उनके प्रोडक्शन के लिए, उन दोनों में डिफरेंस 10 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा का डिफरेंस नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर इससे ज़्यादा प्राइमर का डिफरेंस हो गया इन दोनों के बीच में टेम्परेचर का तो ये जो प्राइमर की इफ़िशियंसी को ये कम कर सकता है, उसको ये अफेक्ट कर सकता है, उसकी स्टेबिलिटी को और उसकी वर्किंग एफिशिएंसी को। सो जो अगला स्टेप है, थर्ड स्टेप जो भी है जो हमें कंसीडर करना चाहिए प्राइमर डिज़ाइन करते टाइम, वो क्या है? प्राइमर डाइमर। यूजुअली अ लार्ज अमाउंट ऑफ प्राइमर्स आर यूज्ड इन द पीसीआर कंपेयर टू द अमाउंट ऑफ टारगेट जीन। टारगेट जीन के कंपैरिजन में जिसे हमें एम्पलीफाई करना है उसके कंपैरिजन में जो हमारा प्राइमर है वो हमें बहुत लार्ज अमाउंट में उसकी रिक्वायरमेंट होती है। दिस इंक्रीजेज द चांस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्राइमर डाइमर। ऐसा क्योंकि प्राइमर का जो अमाउंट होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है, तो ऐसा इसलिए भी हो सकता है अगर बहुत ज़्यादा हो जाता है तो ये क्या करता है कि प्राइमर आपस में भी अनील करके और ये डाइमर का फॉर्मेशन कर सकते हैं बाय इंटरमॉलिक्यूलर इंट्रैक्शन। मीन्स प्राइमर आपस में ही अनीलिंग कर लेंगे तो वो उस टारगेट जीन से बाइंड ही नहीं करेंगे, जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट होगा उससे बाइंड ही नहीं करेंगे। जब ऐसा हो जाएगा वो प्राइमर डाइमर का फॉर्मेशन कर लेते हैं तब ये बहुत ज़्यादा रोल अफेक्ट करता है पीसीआर की इफिशियंसी को। प्राइमर डाइमर्स आर जनरली ऑफ 2 टाइप्स। ये जो प्राइमर डाइमर होते हैं ये जनरली 2 तरह के होते हैं। सेल्फ डाइमर इज फॉर्म्ड बाय द इंटरमॉलिक्यूलर इंट्रैक्शन बिटवीन द 2 सेम प्राइमर्स। 2 सेम प्राइमर अगर आपस में वो डाइमराइजेशन कर लें, अगर वो आपस में बाउंड हो जाए इंटरमॉलिक्यूलर इंट्रैक्शन के थ्रू, तो उसे सेल्फ डाइमर कहते हैं। वेयर द प्राइमर इज होमोलोगस टू इटसेल्फ, जहाँ पे प्राइमर दोनों एक दूसरे के होमोलोगस होंगे, दोनों ही प्राइमर। और जो सेकेंड डाइमर होता है वो क्या है? क्रॉस डाइमर। If primer dimer is formed by intermolecular interaction between complementary regions of 2 different primers, that is sense and antisense, it is known as cross primer। बेसिकली क्रॉस डाइमर क्या होता है कि अगर प्राइमर डाइमर वो फॉर्म हो रहा है इंटरमोलिकुलर इंट्रैक्शन से बिटवीन कॉम्प्लीमेंट्री रीजन ऑफ 2 डिफरेंट प्राइम, अगर जो दोनों ही अलग अलग तरह के जो भी प्राइमर हैं अगर उनमें कॉम्प्लीमेंट्री रीजन होगा जिसको कि हम सेंस और एंटी सेंस कह सकते हैं, उनके बीच में अगर उनके बीच में अगर इंट्रैक्शन हो जाए तो वो क्या कहलाता है? क्रॉस डाइमर का फॉर्मेशन कर लेता है। इट इज़ नोन एज क्रॉस प्राइमर नहीं सॉरी यहाँ पर डाइमर होगा। द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमर डाइमर प्रिवेंट्स द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ प्राइमर्स टू द टेम्पलेट डीएनए। अगर प्राइमर डाइमर का अगर फॉर्मेशन हो जा रहा है तो ये प्राइमर को रोकता है कि वो हाइब्रिडाइज ना कर पाए टेम्पलेट डीएनए से, देयर बाय रिड्यूसिंग द प्रोडक्ट यील्ड। और इस तरह से जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है उसकी यील्डिंग को ये कम करता है। मोर ओवर द होमोलॉजी एट द 3' एंड ऑफ द प्राइमर शुड बी अवॉइडेड टू प्रिवेंट डाइमर फॉर्मेशन। इसके साथ साथ हमें क्या करना चाहिए कि 3' एंड पर होमोलॉजी नहीं होनी चाहिए दोनों ही प्राइमर में। इसको हम अवॉइड अगर करेंगे तो इससे डाइमर फॉर्मेशन का चांसेस जो हैं वो कम हो जाएगी, उसे ये रोक देगा, प्रिवेंट कर देता है ऐसा करने से। फिर जो नेक्स्ट फैक्टर है जिसे हम कंसीडर करना चाहिए प्राइमर को डिज़ाइन करते टाइम वो क्या है? बेस कंपोजिशन एंड द जीसी कंटेंट। द जीसी कंटेंट शुड बी बिटवीन 40 to 60%।
विद एन इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑल 4 न्यूक्लियोटाइड्स। मीन्स जितने चारों तरह के जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन, उसमें जो जीसी कंटेंट होना चाहिए वो लगभग 40 to 60% होना चाहिए। द प्रेजेंस ऑफ जी और सी बेसिस विद इन द लास्ट 5 बेसिस फ्रॉम द 3' end of the primer helps to promote specific binding at the 3' end due to the stronger binding of G। क्योंकि जो ग्वानिन और साइटोसिन होता है उसके बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, मीन्स उनकी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बाइंडिंग होती है। तो इसलिए 40 to 60% अगर हम इसका कंसनट्रेशन कर देते हैं और जो 3' end है प्राइमर का, उस पर अगर जी और सी का कंसनट्रेशन या फिर उसकी प्रेजेंस ज़्यादा कर देंगे अगर हम, तो इससे क्या होगा कि स्पेसिफिक बाइंडिंग को प्रमोट करता है, जिससे जो भी हमारा प्रोडक्ट जो बनेगा एम्पलीफाइड प्रोडक्ट वो स्पेसिफिक होगा। और अलग जो देन द फिफ्थ जो कंसिडरेशन है वो क्या है, रन एंड रिपीट्स। प्राइमर शुड लैक स्ट्रेचेस ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस दैट इज रन्स पॉली डी ए। मीन्स जैसे कि जो भी हमारा जो प्राइमर हो उसमें पॉलीन्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस नहीं होनी चाहिए। जैसे कि मान लीजिए अगर ए है तो ए कई बार बहुत बार पॉली ए ना हो, ऐसा होगा तो वो अफेक्ट करता है पीसीआर की एफिशिएंसी को। और रिपीटिंग मोटिव्स भी नहीं होनी चाहिए, बिकॉज दीज कैन हाइब्रिडाइज एट रॉन्ग प्लेसेस ऑन द टेम्पलेट। क्योंकि ऐसा अगर ऐसे ये सब प्रेजेंट होंगे तो ये हाइब्रिडाइज कर सकते हैं किसी रॉन्ग प्लेस पर, किसी टेम्पलेट के वो किसी रॉन्ग प्लेस पर ही जा करके बाइंड कर लेंगे। अगर वो उस जगह पर बाइंड कर लेते हैं तो जो हमारा एम्पलीफाइड प्रोडक्ट होगा वो रॉन्ग प्रोडक्ट का ही फॉर्मेशन हो जाएगा, जो हमें अनवांटेड है, जो कि अनडिजायरेबल है। Now the next consideration is distance between the primers. Theoretically, the least distance between the primer on template DNA should be 150 base pair। जो हमारा जैसे कोई भी DNA है जहाँ पर टेम्पलेट DNA है उस पर प्राइमर कहाँ बाइंड करेगा, प्राइमर जो दोनों ही प्राइमर होंगे वो लगभग 150 बेस पेयर की दूरी पर होने चाहिए, एंड ऑलमोस्ट 10 kbp इतनी दूरी पर वो प्रेजेंट होने चाहिए। टिपिकली यील्ड इज रिड्यूस्ड व्हेन द प्राइमर एक्सटेंड फ्रॉम ईच अदर बियॉन्ड 3 kbp। पर जो हम जब भी प्रैक्टिकली जब भी करते हैं तो उसका जो यील्ड होती है, यानी कि जो हमारा एम्पलीफाइड प्रोडक्ट होता है उसका प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा कम हो जाता है अगर हम उसको 3 kbp से अगर ज़्यादा अगर हम उसको दूर कर देते हैं तो जो यील्ड है वो कम हो जाती है। इसलिए ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन है प्राइमर डिज़ाइन करते समय, जिससे हमारा जो प्राइमर है वो करेक्टली डिज़ाइंड हो। देन द नेक्स्ट फैक्टर इज सेकेंडरी स्ट्रक्चर। So basically, presence of secondary structure produced by intermolecular or intramolecular interactions can lead to poor or no yield of the product। अगर secondary structure में जो कि अगर मान लीजिए intermolecular या फिर intramolecular interactions के कारण अगर secondary structures का अगर प्रोडक्शन हुआ है तो इससे क्या होगा कि या तो वो पुअर या फिर नो यील्ड ऑफ द प्रोडक्ट करता है। मतलब या तो हमारे जो भी प्रोडक्ट बनेंगे वो उतने स्पेसिफिक ही नहीं होंगे, या फिर अनवांटेड होंगे, या फिर कोई प्रोडक्ट ही नहीं बनेंगे, नो यील्ड होगा। These adversely affect प्राइमर टेम्पलेट, और इस तरह से ये अफेक्ट करते हैं प्राइमर टेम्पलेट एनीलिंग को, एंड दस द एम्पलीफिकेशन, और इस तरह से एम्पलीफिकेशन के जो पूरा प्रोसेस है पीसीआर का, इस पर भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते हैं। दीज ग्रेटली रिड्यूस द अवेलेबिलिटी ऑफ द प्राइमर्स टू द रिएक्शन। इस तरह से ये क्या करते हैं कि ये प्राइमर की अवेलेबिलिटी को ये कम कर देते हैं कि वो टेम्पलेट से जा करके बाइंड ही ना कर पाए। तो दीज आर ऑल अबाउट द प्राइमर डिज़ाइनिंग स्टेप्स विच यू कैन फॉलो एंड यू कैन कंसिडर दीज आर द फैक्टर्स। तो अगर आप ये सारे फैक्टर्स को अगर आप कंसीडर करेंगे अपने प्राइमर को डिज़ाइन करते टाइम, तो आपका जो भी पीसीआर की जो भी आप रिएक्शन करने वाले हैं वो आपका प्रोडक्ट स्पेसिफिक होगा और करेक्टली प्राइमर की सिंथेसिस होगी इस कारण। सो अगर आपको इफ़ यू वांट टू नो मोर अबाउट द व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ द पीसीआर साइकिल, यू कैन ऑल्सो चेक आउट माई प्रीवियस वीडियो विच इज़ ऑन पीसीआर polymerase chain reaction. So if you like the video, then please hit the like button, and in case you want any handwritten notes of the for any topics of the PCR, life science, then you can mail me at lifesciencenotepedia@gmail.com. I will also write the email ID in the description box below. So please hit the like button and subscribe to my channel for more updates. So thank you very much for joining us. Stay healthy and keep updated yourself. Thank you.